नमस्कार दोस्तों। आज़ादी से कुछ साल पहले संयुक्त पंजाब में एक बच्चे का जन्म होता है और ये बच्चा अपने बचपन के दिनों में ही भारत के विभाजन के समय हरियाणा के क्षेत्र में आता है और उसके बाद पत्रकारिता से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और एक के करके लगातार ये चुनाव जीतते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, हारते भी रहते हैं और 3 बार ये विधायक बनने का इनको अवसर मिला और तीनों बार ये मंत्री भी बने। आज हम बात करेंगे पूर्व मंत्री एसी चौधरी जी से। फरीदाबाद में आज इनके पास हैं और राजनीति की जो पुरानी बातें हैं वो आपसे जानेंगे। एसी चौधरी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो चौधरी साहब ये बताइए कि जब भारत का विभाजन हुआ तो कैसे आप यहाँ फरीदाबाद तक पहुँचे? देखिए, बेसिकली जिस एरिया में हम रहते थे था तो एक ही भारत जी। तो वो फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था। अच्छा। वहाँ का एक सॉलिड लीडर बादशाह खान हुआ करते थे, अब्दुल गफ्फार खान साहब। ये जी। 2 भाई थे ये। तो हमारे यहाँ कल्चर है कि सगे भाई से भी बढ़कर पगड़ी बदल भाई का नाम होता है। अच्छा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ आया करते थे। तो हमारे फ्रंटियर के नेता, फ्रंटियर गांधी बादशाह खान साहब नेहरू जी के साथ उनको घुमाते थे, लोगों को मिलाते थे। तो मैं एक बहुत बड़े पैसे वाले धनाढ़ परिवार से में मेरा जन्म हुआ था। तो वो उस वक़्त उनको साथ लेकर के हमारे यहाँ ही उनका आना जाना रहता था। स्टेट के अंदर रहते तो वो कोहाट ज़िला है जी। उसमें तहसील है हंगू। अच्छा। हंगू के हम रहने वाले हैं। पुलिस ट्रेनिंग कैंप भी वहाँ था और उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी थी कि 2 तरफ तो पहाड़ था जी। और अफरीदी इतने हावी थे, जब वो भूखे होते थे घोड़े लिए दौड़ाए, जिस उनको पता लग जाता था अपने मुखबरों से कि उनसे पैसे मांगते थे तो उनका कोई ना कोई बच्चा उठा ले जाते थे। अच्छा। तो कहते थे लाओ 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जिसकी जितनी औकात है बस आप। तो उस वक़्त मिनार्टी प्लस मुस्लिम का भी जो फाइनेंशियली बहुत वीक लोग थे जी। वो सारे मेरे पिता के पास, और मेरा ताया जी थे। पिताजी का नाम श्री करमचंद और मेरे ताया जी का नाम श्री स्वामी दास। अच्छा। तो मुसलमान जो थे वो और वहाँ के हिंदू इतने आश्रित हो गए थे, हज़ारों एकड़ ज़मीन थी हमारी। तो उस लिहाज से मुकाबले में कोई आया ही नहीं होगा। चौधरी परिवार एक ही था, हेडेड बाई माई चौधरी की वजह से अंकल एंड फादर। तो जब कभी वो करते थे तो ये अपने घोड़े रखे थे, इन्होंने अपने बाकायदा तौर पे एक घुड़साल बनाया हुआ था, 8-10 घोड़े रखे हुए थे। अच्छा। एक साइंस रखा हुआ था जो घोड़ों की देखभाल करता था। और जिस ग्रुप के लोग बच्चा उठा के ले गए, ये उनके जा करके उनके जो चौधरी था, मुखिया था, उसको उठा के ले आते थे, बांध लेते थे। अच्छा। कहते थे बच्चा भी लाओ और इसका खमियाजा इसके परिवार को दो। तो इस तरीके से हमारी पहचान बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत बड़ी। मेरे फादर लॉ ग्रेजुएट भी थे और उस वक़्त पहले ये जज थे। अच्छा। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब पूरी सत्ता संभाल ली तो उन्होंने हिंदुस्तानी को क्लर्क से ज़्यादा कोई पोस्ट नहीं दी। तो जजों को कहा ले जाए तो उन्होंने क्या किया, जज को रख दिया असेसर। अच्छा। ये डिग्री दे दी, तुम असेसर हो, जो भी था चलता था। तो उस नाते से वहाँ से हमारी वाकफियत इतनी ज़्यादा, पूरे ज़िला क्या फ्रंटियर प्रोविंस के 6 के 6 ज़िलों में हमारी बहुत अच्छी पहचान मेरे पिताजी की थी। जब 47 से पहले 46 में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया, हर घर में आंसू ही आंसू नज़र आ रहे थे। तब ये सब जगह गए और आखिर में मेरे पिता ने फैसला किया कि मुल्क का बंटवारा हिंदुस्तान में है, अपने हिंदुस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में क्यों रहेंगे।
तो मुझे याद है हंगू से जो गाड़ी चली 25-30 किलोमीटर आगे बड़ी होगी, दो पहाड़ियों के बीच में से रास्ता जाता था, रेलवे ट्रैक। वही आगे अफरीदी खड़े थे। अच्छा। गाड़ी रोकी गई, लूटपाट शुरू कर दी। मेरे फादर के पास उस वक़्त का जो आज का पाकिस्तान है, उस सारे एरिया का जो था, आप एक समझिए आर्म्स एंड एमुनिशन का पूरा होलसेल का, तो आर्म्स एंड एमुनिशन का भी हमारे पास ठेका था, पूरा होलसेल जी। तो घर से निकलते उनका 2 ले लिए रिवॉल्वर, एक 6 गोली वाला, 11 गोली वाला, 2 बंदूकें ले ली। एक मेरे फादर को अफ़गानिस्तान के बादशाह ने उनकी जान बचाने के बदले मेरे फादर को दी थी, जिसका हार्डली वज़न आधा किलो पौना किलो था। अच्छा। रिवॉल्वर, बंदूक का डबल बैरल। डबल बैरल। वो अभी मेरे पास है, लेकिन उसका वो जो बट था, बट टूट गया था। फिर मैंने दूसरा डलवाया, तो जो लकड़ी वो थी वो तो हमें मिल नहीं सकी। बंदूक भी अगर आप चाहोगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ऊपर सबके ऊपर फूल थे, गुलकारी। अच्छा। और बहुत फर्स्ट लाइट वेट ये हमारे पास थी। तो मेरे फादर ने क्या किया, परिवार के 5-7 आदमियों को एक एक तरफ से हथियार पकड़ा दिया, जो भी आए ठोक दो, देखना मत। और जिसके पास 6 गोली वाला है वो है, और जिसके पास 11 वाला, वो तो इतना बड़ा था कि उसका तो बेस भी था, रख दो तो टा 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 करो घूम जाता। वो भी देखा हुआ आपका? वो मैंने देखा है, लेकिन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे स्टेप ब्रदर ने अपना हरिद्वार में किसी से झगड़ा हुआ, तो उसको गोली मार दी। गोली मारी तो हम लोग तो माइग्रेंट थे, बाकी तो उसको कंसेशन मिल गई कि उसने ज्यादती की थी। लेकिन रिवॉल्वर जो 11 गोली वाला था वो पुलिस ने सीज कर लिया, सरकार ने जमा कर लिया। और 5 गोली वाला मेरे दूसरे भाई के पास, किसी के पास है। बंदूक मेरे फादर ने किसी को नहीं दी, क्योंकि बहुत ही एक अजीब तोहफा था। एक तो पहले वो था, दूसरा वो उसके ऊपर सारे हल्के हल्के गुलाब गुलकारी की हुई। देखेंगे। फिर वो भागे वहां से? नहीं, उसके बाद ये हुआ कि हमारे वाली बोगी के नजदीक कोई नहीं आया। हम वहां से आगे निकल के अगले स्टेशन पे आगे फौज भी आ गई जी। फिर मेरे फादर का रुतबा था, जब ये स्टेशन पे उतरे तो धरती कांपने लगी थी कि पता नहीं ये क्या करेगा। और हाथ में उनके रिवॉल्वर। अगर ये मेरे पास न होते तो मैं आज यहाँ न होता। और इसकी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर तुम पे थी, गाड़ी रास्ते में रुकी कैसे? बड़ा अजीब सा। उस वक्त का ये एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे याद है कि देखो, भगवान की कृपा, उस वक्त का जॉइंट फैमिली सिस्टम भी था। हम 9 भाई और 5 बहनें, एक बाप की औलाद 14। अच्छा। तो जो तो हमारे साथ थे उनको तो बाप ने दे दी रिवॉल्वर वगैरह, नहीं थे तो जो गाड़ी में और बैठे थे उनको पकड़ा दिए, लो भाई। चारों तरफ से खिड़की, जरूरत पड़ती है तो खिड़की का खाली शीशा इतना तोड़ लो कि उनकी गोली तुम तक ना जा सके, तुम्हारी गोली सब तक जा सके। और हम जितने भी 4-4, 5-5 साल के बच्चे थे, सबको लेटरिन में बंद कर दिया। अच्छा। कि बच्चे तो बच जाएंगे, हमारा जो होगा देखेंगे। तो उस मुझे याद है 2 इधर थी, एक बोगी का इधर वाले सिरे पे और इधर वाले सिरे पे, और दूसरी जो जॉइंट वाली बोगी थी उसके भी 2-4 लेटरिन जो थी वो इकट्ठी थी। तो हम जो भी थे 20-25 बच्चे, सबको गाड़ी में बंद कर दिया और एक एक आदमी की ड्यूटी लगा दी, कोई बाहर ना निकले, बच्चे तो बच जाएंगे। वहाँ से फिर हम लोग आए, फिर आगे आए तो हमें पता लगा एक गुरुद्वारा इनका, 10 अप्रैल थी शायद, बैसाखी से पहले था। आगे गाड़ी और पकड़ी, उन्होंने सबको मार दिया। उसमें सिर्फ छोटे बच्चे जो नीचे दब के रह गए,
वो बच गए। वो बच गए, बाकी एडल्ट लीड एजेंट सारे मारे सबको ले गए, लड़कियां जवान जवान पकड़ के ले गए बस। अच्छा, लड़कियां भी उठा ले गए, दुनिया भर का। उनकी यादगार में यहाँ गुरुद्वारा भी है। अच्छा। 10 नंबर गुरुद्वारा सिख गुजरात थे वो? के शहीदान गुजरात सिख थे वो? हाँ? सिख थे? नहीं सिख नहीं थे, वैसे मोने हैं। हमारे यहाँ जो फ्रंटियर में अच्छा। एक बड़ा भारी कल्चर ये था, हमारे यहाँ मंदिर गुरुद्वारे वगैरह का कोई ज़्यादा चलन नहीं था। अच्छा हमारे यहाँ होता था धर्मशालाएं। अच्छा। धर्मशाला में गीता भी, रामायण भी, गुरु ग्रंथ साहब भी, और सब जो होता था। धार्मिक ग्रंथ थे, शीर्षक का जैसे ये है तो उसके ऊपर लिखा होता था गीता, रामायण, ये फलाना ग्रंथ है, फलाना ग्रंथ। ये जिसको जो पढ़ना होता था, इस टाइप की एक लकड़ी की बनी होती थी, उसके ऊपर रखी, पढ़ ली, माथा टेका, फिर वापस अपनी जगह पे रख दो। तो उस तरीके से हम लोग फिर, मेरे फादर चूँकि बहुत पैसे वाले थे, इसलिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी अपने एक बहुत बड़ी कोठी रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ आने के बाद या पहले ही? पहले सी थी, अच्छा, पार्टीशन से पहले छुट्टियाँ की वुट्टियाँ थी। मनाने के लिए? वो थी कांगड़ा में नगरोटा बगवा, अच्छा। एक तहसील है, हम्म। उसके नीचे से ही नहर गुजरती है। नहर के किनारे इन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, 3 4 5 कमरों का। अच्छा। तो हम वहाँ आ गए। हम तो आ गए, पठानकोट उतर गए, ये लोग बाकी अपने जो गाड़ियों में आगे निकल गए। यहाँ से फिर हमारी चिट्ठियाँ एक दूसरे को मिली, हम कहाँ हैं, कोई कहता है मैं अम्बाले में हूँ, कोई कहता है मैं कुरुक्षेत्र कोई करनाल? रिफ्यूजी कैंप में। ना, बस कुरुक्षेत्र रिफ्यूजी कैंप तक ही हमारे फ्रंटियर के लोग गए। अच्छा। जो भूले भटके, जिस तरह हम उधर चले गए, इस तरीके से कुछ अम्बाले भी आ गए। फिर बाद में जब वो रिश्तेदारियों में चिट्ठियाँ बटी, तो मुड़ के हम सब जो लोग हैं वो कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए। क्योंकि ये तय हो गया था कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया था कि फ्रंटियर वालों को, पंडित नेहरू ने कहा था कि दिल्ली के पास पास ही इनको बसाएं। बहुत आना था इनको। चलो हो गया जी, यहाँ आ गए। फरीदाबाद ही आए पहले? उसके बाद अम्बाला, उधर से निकल के अम्बाला आ गए। अम्बाला जितनी रिश्तेदारी थी सारे अपने पैक करके वहाँ कुरुक्षेत्र रिपोर्ट किया हमने कि हम यहाँ आ गए। हम रास्ते में उतर गए थे। कुरुक्षेत्र से हमें फिर सबको पैक करके फरीदाबाद भेजेंगे। तो निचले से में टेंट लगे होते। अच्छा। तो उन्होंने टेंट लगा करके हमें पहले बसाया। फिर उसके बाद ये फरीदाबाद टाउन का NIT न्यू इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से इसको कल एक बहुत बड़ी शहर बसाया, जिसमें अब तो सेक्टर कहते हैं, उस वक्त नेबरहुड कहते थे। अच्छा। तो ये नेबरहुड नंबर 5 है। अच्छा। इससे आगे वाला 4, फिर 3, तो यहाँ 2, पे ये 1। पुराने मकान नहीं बने हुए थे, यहाँ प्लॉट अलॉट हुए थे आपके? ना 2-2 कमरे के मकान। अच्छा, 2-2 कमरे। 2-2 कमरे के मकान। एक कमरे में आप सो, तो दूसरे कमरे में खाना भी पकाओ, त्योहार भी करो, सारा था। बस 2 रूम सेट। और बाहर एक बोर लैट्रीन बना रखी थी, उसमें ही आपने हाजत पूरी करो। तो वहाँ तो महल से फिर आप सीधा 2 कमरे में आ गए यहाँ पे? एकदम 2 में। फिर मेरे बाप ने कहा भाई किचन को अलहदा करो, कमरे में हीटअप होती है। फिर किचन किया। फिर मेरे बाप ने कहा कि भाई ये बोर लैट्रीन जो है ना, बदबू आती है इससे। फिर वो कोने पे, ये सारे प्लॉट जितने भी हैं 233 गज के। अच्छा। तो फिर मेरे बाप ने कहा कि भाई इस कोने पे हमें अलग लैट्रीन बना दो, चाहे चूल्हा लैट्रीन बन जाएगी, जमादार आएगा सफा कर जाएगा। उस वक्त एक्सकेवेंजर बहुत होते थे जमादार में। तो इस तरीके से यहाँ से शुरू हुआ। और इधर मैं स्कूल में पढ़ता था, बॉयज़ हाई स्कूल में। 3 साल में एक क्लास पास, एक साल में 3 क्लास पास की। अच्छा। फिर तीसरी अगली बार 3 क्लासें और की। मुझे किसी ने कह दिया अगर नौकरी करता है तो जॉब है। मैं बताओ, उन्होंने कहा हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक कंपनी में इनको क्लर्क चाहिए।
मैंने कहा यार इतना कैसे बढ़ेंगे? तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं, हाजिरी लगानी होती है वर्करों की। मैं मामलों में तो मैं तेज कर लूँगा। 55 रुपये महीने पे नौकरी शुरू की। सुबह स्कूल में हाजिरी लगानी, हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक कंपनी आ जाना, यहाँ स्टाफ की हाजिरी कार्ड सिस्टम से टोकन पंचिंग करके, पंचिंग देख के सबको करके हाजिरी लगा के 2 घंटे में काम करने। फिर वहाँ से खिसक जाना, बैक साइड पे एक फैक्ट्री थी एटलस साइकिल की। साइकिल फैक्ट्री वाले ने उनको स्टिकर लगाने वाला चाहिए था। ध्यान हो तो साइकिल की बॉडी पे स्टिकर लगे होते थे। ये जो है वियर वेल है, ये हिंद है, ये दूसरा है, वो स्टिकर। तो उन्होंने सौदा हुआ मेरा तय, 12 आने सैकड़ा। मैंने 100 साइकिल पे 12 आने में 100 स्टिकर 12 आने। 12। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि इससे मेरी कमाई बढ़ सकती है अगर मैं चालाकी करूं। मैंने अपने क्लासमेट्स जो गरीब, सारे गरीब थे, 3-3 कपड़ों में आए हुए थे। हमारे फादर के पास तो सोना था, पैसे तो नहीं थे, सोना ही सोना था। तो बेच के हर महीने में अपने हाथ से बेचता रहा और घर की गाड़ी चलाता रहा जितने कम होते। स्टिकर का फिर मैंने क्या किया कि मैंने और लड़कों को मोटिवेट किया, भाई 12 आने मिलेंगे मुझे, 10 आने तुम्हारे, 2 आने मेरी कमीशन। ठीक है। तो 2 आने में भी 30-35 लड़के थे, तो 17 आने अच्छा खासा पैसा मुझे मिल जाता था। तो शुरू किया उससे। किताब नहीं थी, एक रफ कॉपी नहीं थी जिसपे मास्टर को समझाया। इस साइज की, बड़े साइज की एक स्लेट ले ली थी और उस स्लेट के ऊपर जो है बिल्कुल पतली नोक वाली स्लेटी को घड़ के शार्पनर से और हल्का हल्का लिखते थे। मैथमेटिक्स की क्लास, अंग्रेजी की क्लास, हिंदी की, सिविक्स की, इकोनॉमिक्स की, बस जो भी सब्जेक्ट थे। और उनके बाद फिर उसके बाद आ जाना घर आ करके हाथ धो लेना, चाय शाय पी लेनी। फिर मेरे उस्ताद थे एक श्री कन्हैयालाल मेहता जी, मैं उनके यहाँ गया। मास्टर जी, जिनके नाम पे दयानंद कॉलेज खुल रहा है। ये सारा मेरे किया हुआ है। अच्छा। इनके नाम से रोड भी है, KL मेहता रोड। अच्छा। वो भी मैंने, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन इनके नाम से मैंने KL मेहता रोड कर दिया था, जो मेन रोड है जी, 5 नंबर को आती है। उसके बाद उनके कहने से भी दयानंद कॉलेज खोला था। डेथ के बाद हमने उसका नाम भी रख दिया KL मेहता दयानंद। उस वक्त मैं मिनिस्टर बन चुका था जी, तो इसको KL मेहता भी कर दिया, अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसका नाम कर दिया KL मेहता। अच्छा, रोड। टीचर थे वो? टीचर, सेकंड मास्टर थे वैसे दो, लेकिन हमारी क्लास के इंचार्ज भी वही थे। अच्छा। तो उनके घर भी रात को चला जाता था, जो लिखा पढ़ा कोई स्याही व्याही लिखा हुआ कट जाए, ना समझ आए तो पूछने चला जाता था। तो ये दोनों मियाँ बीवी JBT थे। अच्छा। B.Ed थे, दोनों B.Ed थे। अगर मेहता जी के पास कोई बच्चे बैठे हुए हैं तो मिसेस मेहता मुझे कहती थी, अगर अंदर आ जा तू किचन में। वो किचन में सब्जी बना रही है और मुझे साथ पढ़ा रही है। तो उनका वो एहसान मेरे दिल पे था। तब उनको मैंने गर्ल्स कॉलेज के लिए जगह दी। उन्होंने दी, उनको आर्य समाजी थे तो दयानंद कॉलेज के नाम से नाम रख दिया। फिर इनकी डेथ के बाद उसका नाम KL मेहता दयानंद कॉलेज कर दिया। आज 4000 प्लस लड़कियां पढ़ रही है इसमें कॉलेज, सामने है बिल्कुल। सिर्फ लड़कियां। और स्कूल है इनके 12-13 दयानंद, KL मेहता दयानंद स्कूल। अच्छा। अच्छी स्ट्रेंथ में सारे स्कूल भी चल रहे हैं। तो फिर पत्रकार कैसे बन गया आप? पत्रकार मैं ऐसा बना था कि एक बार कोई यहाँ वारदात हुई थी, जो हमारा सरकारी अस्पताल है, ये हमारे फ्रंटियर गांधी के नाम से है। अच्छा। बादशाह खान के नाम से, बादशाह खान उनको
कहते हम थे अपने प्यार से, अपने तौर पे, अपने एक समाज के बादशाह के तौर पे। वो जवाहरलाल नेहरू से नाराज रहे सलाम। नो 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 नो, ये मुझे लेके गया इंदिरा गांधी के साथ, मिलाया, इंदिरा तेरा भाई लाया हूँ। वो कहती है कहाँ है मेरा भाई? वो मैं खड़ा हूँ साथ, मुझे नहीं देख रही, इधर उधर देख रही। बोले कहा खान बाबा कहाँ है? कहते ये खड़ा था चश्मे वाला। खान बाबा ये मेरा भाई तो नहीं हो सकता, बेटा हो सकता है। भाई बात यह है, जवाहर मैं और करमचंद पगड़ी बदल भाई है। वो भी चला गया, करमचंद भी चला गया, मैं बैठा हूँ। मैं तुझे बता रहा हूँ कि अब तू उसको भाई माने बेटा मान, मैं तेरे हवाले की। अच्छा। मैं खाकी वर्दी वाला इंतजाम करता था। और अब्दुल गफ्फार खान साहब की एक बड़ी खूबी थी कि वो पुलिस के नाम से चिढ़ते थे, कह लगे ये वर्दी वाले डाकू है, अच्छा। ये गरीबों का खून छू। आप मिले उनसे? काफी मिलना जुलना रहा। मेरे घर भी आए हुए हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, फ्रंटियर गांधी जी। मेरे हाँ मेरे आरा मशीन पे भी आए हुए हैं। अच्छा और जब ये फरीदाबाद आए थे तो इनका इंतजाम सारा मेरे जिम्मे था। अच्छा। मतलब मेरी संस्था फ्रेंड्स एसोसिएशन के नाम से उसके जिम्मे था। हमने पूरी शान मान से किया और उसको दिल्ली छोड़ने गए, वहाँ जाके इंदिरा गांधी को पकड़ा दिया मुझे, आपसे मिलवा दिया। तो उस तरीके से हमारा ये बना। उस वक़्त उससे पहले फैक्ट्रियों में कोई गड़बड़ हुई थी तो इन्होंने क्या किया था कि कुछ गोलियां चलाई थी फोर्स ने। तो उसमें एक बादशाह खान अस्पताल में एक मारा गया था, एक दो और मर गए थे, 3 आदमी मरे थे। तो उस जी। वक़्त मैंने पहला नोट बनाया और मैं चला गया सीधा रणबीर जी के पास, जो प्रताप अखबार पे ना मिलाप अखबार, मिलाप के। तो उनके पास गया। उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा है, इसको अगर ऐसा लिखता, इसको ऐसा लिखता तो और देखता। उन्होंने करेक्शंस करने शुरू कर दिए। मैं रोज़ कोई ना कोई लिख लूँ और करेक्शन के लिए ले जाऊँ। एक दिन वो मुझे कह लगे बेटा वो इतना भी नहीं करो, तुम्हें पता है कि मैं चीफ एडिटर हूँ, मुझे सारा करना है और मुझे मास्टर कॉपी तैयार करनी होती है, डब्बी ये बना नहीं सकते, डब्बी मुझे बनानी होती है, सारा समझाया होता है। फिर उसके बाद वो जो दूसरे थे अपना माशा कृष्ण जी, वो पंजाब के श्री वीर अर्जुन के मुख्य संपादक थे। जब उनको मैंने दिया बड़ा खुश हुए, यार तो ये लड़का छोटा सा है, इससे मैं बहुत छोटा लगता था जी। दाढ़ी मूछ तो नहीं थी, पतला ज़्यादा था। अगर आप वो इंदिरा जी वाले वो देखे ना, ये तो मैच्योर होने के बाद भी मैं बहुत पतला हूँ। तो उस वक्त ये था। तो उसके बाद जब उसने देखा तो उसने भी मुझे गाइड करना शुरू कर दिया। फिर इनके साथ था सरदार जी, उसने मुझे बहुत गाइड किया। अच्छा। बल्कि उसने तो मेरे सर, बाद में तो मैंने अपना सरनेम डालना छोड़ दिया था। वो तो मेरे नाम से जितनी खबरें छपती थी चौधरी लिखते थे। अच्छा। उससे हुआ आपने 2 अखबार भी निकाले? है? 2 अखबार भी फिर निकाले? अपने अखबार निकालना शुरू कर दिया। मुझे जज की बात, क्या नाम थे आपके अखबारों के? एक तो था ये अपना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टर अंग्रेजी का। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? Confidential अंग्रेजी का report। अखबार निकाला आपने? है? अंग्रेजी का अखबार निकाला? अंग्रेजी का। अच्छा। और एक हिंदी का था, वो था फरीदाबाद टाइम्स। अच्छा। वो तो पहले ये कितने साल आपने निकाले? 10-12 साल। 10-12 साल। फिर तो चुनाव ही लड़ लिया सीधा आपने? हाँ, उसमें फिर एक ऐसा ही हुआ। मैं शमशान घाट पे काम कर रहा था, तो एक आदमी मुझे कहने लगा बस बट तो अफसर गया है, खुदाई कर रहा है घास की। मैंने कहा भाई तुम्हारी, मैंने मजाक में कहा तुम मरो तो कांटों पे न जाओ, तो मैं तो लेवल करके ज़मीन दे रहा हूँ। उस वक्त कसियाँ ले करके, खोंचे ले करके करते थे और बहुत बुरी हालत थी यार। तब से ही देख रहे हो आप शमशान घाट? तब से ही शमशान घाट का काम देख रहे हो? फिर बाद में मैं पर्सनल अफसर लगा थॉमसन प्रेस में। अच्छा। तो सुबह 6 बजे घर से तैयार होकर निकल जाना शमशान पे, वहाँ चौकीदार बाबा को समझा लेना अभी मिस्त्री और मजदूर आएंगे, ये काम करवाना है। दोपहर को लंच नहीं करता था, वहाँ से निकलना जीटी रोड पे, जो ये रोड नीलम वाली आती है, पुल चढ़ता है, सामने थॉमसन प्रेस है जी। वहाँ से साइकिल पे आता था सीधा शमशान।
वहाँ देखा मिस्त्री को कुछ समझाना है समझा दिया, अगले दिन की भी चाल बता दी फिर वापस। फिर 5 बजे ऑफ करके फिर हमारे साथ जो बाकी मेंबर भी थे वो अपनी ड्यूटियों से सारे वहाँ पहुँच जाते थे। और मेला लगता था छुट्टियों वाले दिन, सारे वहीं पे 40-50 आदमी शमशान पे काम कर रहे हैं। एक आदमी की ड्यूटी लगाते 2 की, वो सबके घरों से रोटी लेके आते थे। तो घर में एक सब्जी मिलती थी, वहाँ 20 सब्जियाँ मिलती थी, तो खा के रोटी। पर वहाँ पर कई तरह के लोग मिले। एक मौका ऐसा भी आया कि हम रोटी खा रहे थे, डेड बॉडी ले आए। एक 30 मार खान सा था, ट्रेड यूनियनिस्ट का नाम लूँ, उसने कह दिया ये कोई तरीका है, यहाँ लोगों की अर्थियाँ आती है, लोग रोते रोते आते हैं, तुम यहाँ रोटियाँ खाते हो। मैंने उसको कहा, मैं कहा ये देख रहा है मेरे पैर का साइज, साले मारूंगा ऐसा कि तेरी औलाद भी गंजीर पैदा होगी। अरे तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ मैं, तुम बजाय इसके कि मेरी मदद करने के मेरे साथ काम करने वालों को भी डिस्करेज कर रहे हो। आपको गुस्सा आ जाता था? गुस्सा मुझे बहुत आता था। अच्छा। बल्कि डीसी गुड़गांव जिला था हमारा, तो हम क्या करते थे, एक शमशान के बाहर ही बिल्कुल रोड है, वो भटकल को जाती है सीधा लेक को। छुट्टी वाले दिन होते थे तो 2-3 आदमियों की ड्यूटी लगाते थे, एक बक्सा लेकर के, भाई इसमें जो भी डालोगे तो ये बाउंड्री वॉल वगैरह करनी है, शेड बनाने हैं, पानी का इंतजाम करना है, बैठने की जगह बनानी है, बहुत जरूरतें जी। तो मांगते थे। तो मीरा सेठ IAS अफसर थी, डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव, वो मुझे जानती थी। क्या है चौधरी? मैडम आपके लिए बना रहे हैं। क्या है? शमशान का। तो तू मुझे मारना चाहता है? आप अमर पैदा हुई हो क्या? मरना तो हर एक ने, मैंने भी मरना, आपने मरना। पर बजाय इसके कि झाड़ियों में आपकी लाश को जलाया जाए, इज्जतमान के साथ प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, पर शेड बना रहा हूँ, मौसम की वैगरी से बचा रहा हूँ। मरना कोई नहीं चाहता जी। अगर मेरे पास पैसे ना हो तो नो प्रॉब्लम, डीसी के मुंह से निकले हुए लफ्ज भी हम वैलिड मानते हैं। पर्ची काट दो 101 रुपए की। 51 रुपए मेरे से गुड़गांव से ले ले, गुड़गांव से लूँगा 51 रुपए वो, और 5 रुपए मेरे मोटरसाइकिल के आने जाने के तेल कहते थे। मैं वहाँ गया, 51 की पर्ची काट के दे आया, 51 रुपए ले आया, 5 रुपए अपने पेट्रोल के भी वहीं से लेकर के पेट्रोल डलवा के पर्ची दे आया उसको, मैं बैली। तो इस तरीके से हम लोग जो है तो आगे बढ़े। आपने पहला चुनाव तो स्टेंटर का लड़ा ना? ना, पहला चुनाव में लड़ा म्यूनसिपैलिटी का। अच्छा। वो भी शमशान पे बैठा काम कर रहा, तो उन्हें कह दिया बस ये ही खोदते रहोगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं। देख मैं अब इलेक्शन लड़ता हूँ, चुनाव अनाउंस हो चुके थे, देखता हूँ पैसे से कैसे जीत होती है जी। और हमारा भी दिमाग गुस्से नाक में बहुत था पहले। वो अच्छा का था, मैं तो पैसे के बल बोलते भी लड़ेगा, मैं 100 रुपए नहीं लगाऊंगा और तुझे हराऊंगा। मैं भी आ गया। अब जो पूछे, अब मुझे मेरे नाम से तो लोकल लोग जानते हैं, मेरा नाम है एकाग्र चंद चौधरी। अच्छा। एकाग्र शायद हिंदुस्तान में एक ही होगा, एक ही होती। तो वो सारे ही जानते थे एकाग्र एकाग्र कर रहा है, एकाग्र कर रहा है। अब किसी को भी नहीं पता कि नाम में इसका एकाग्र है। अच्छा। जब मैंने नॉमिनेशन भरा, AC चौधरी, एक पूछे AC चौधरी कौन? वही शमशान वाला। AC चौधरी कौन? वही शमशान वाला। भाई साहब 74 रुपए में मैं इलेक्शन जीता। इन्होंने हजारों रुपए लगाए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी लड़े और भी नेतागण लड़े। मैं एक सोशल वर्कर शमशान वाला बाबा, 74 रुपए में मैं इलेक्शन जीत गया। आपको तो पहचान ही होगी AC चौधरी शमशान वाला। हाँ, मुझे अभी कहते थे मसान वाला, अभी कहीं कहते हैं। जो आपके मुकाबले में खड़ा 6 होते हैं, हैं? जो आपके मुकाबले में खड़ा था तो 6 होते हैं। और उसके बाद जिसने कहा था कि पैसे के बलबूते में जीतूंगा, उसको सिंगल डिजिट में मिली 6 वोट। हाँ, जमानत जब्त। 6 आदमी लड़े। एक बन्नू हमारे यहाँ जिला था फ्रंटियर का, उसका प्रधान,
एक लड़ा था सोनलाल पेशावर ज़िले का प्रधान, एक लड़ा था अपना क्या कहते हो निरंकारी बाबा यहाँ का मोरचंद, 3, 2 और कौन थे, तो 6 आदमी तो आप फिर विधायक की तरफ कैसे चले, एमएलए वही बनने बता रहा हूँ ना। उसके बाद क्या हुआ, मैं इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीत गया, मैं तो किसी धड़े में था नहीं, ये 2 धड़ों में बढ़ गया। 17 आदमी थे, एक में 9, एक में 6, एक ट्रेड यूनियनिस्ट, एक और मैं, अलग धड़े। अलग अलग थे। जब वो चुनाव जीत गए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, तो दोनों ग्रुप मुझे कहीं वोट दो। मैं भैया जो शहर के लिए अच्छा होगा उसको दो। मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, तुम्हारे लिए हूँ, जो शहर के लिए अच्छा होगा वोट देना। मैं जी वोट डाल आया प्रेसिडेंट का। जो जिसको मैंने वोट डाला वो बेचारा हार गया। अच्छा। दूसरा ग्रुप था अमीर चंद दुआ, वो उसका ग्रुप काफी लंबा चौड़ा था, तो वो जीत गया। जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो उसमें यह था कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो भी लड़ेगा, जो ज़्यादा वोट होंगे वो सीनियर, जो उससे कम वाला होगा वो जूनियर वाइस प्रेसिडेंट। 17 की सारी टीम थी। भाई साहब वोट डाले, मुझे वोट मिल गया 14, मेरे दूसरे वाले को मिल गया 3, मैं 14 वाला सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नो पार्टी मैन, जूनियर, और जो दूसरी पार्टी का था उसको 3 मिल गया, वो भी जूनियर हो गया। खैर उसके बाद फिर मेहनत की। उस वक्त फरीदाबाद की 2-3 बातों के लिए बड़ा मशहूर था। अच्छा। एक तो था मिट्टी, मिट्टी धूल चलती थी 12 घंटे 14 दिन, भूत बन जाते थे। अच्छा, मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं था? नहीं थी कुछ भी, मिट्टी थी। एक मच्छर बहुत था, क्योंकि मच्छर मक्खी, और एक कोई और चीज के लिए, हाँ मेहंदी 3 माह मशहूर, फरीदाबाद की मेहंदी बहुत मशहूर। फिर मैंने क्या किया, भैया तुम तुम्हारे जाने काम, सफाई में देखूंगा। मैंने फरीदाबाद को साफ सुथरा बनाना, झाड़ू लेके लग गए, तो साथ बैठ जाता था। ये बीड़ी का बंडल डाल लेता था, सफाई कर्मचारियों को नाले पे लगा लेता था, आजा भाई ले बीड़ी पी ले, माचिस बीड़ी दे दूँ, आजा भाई। इस तरह करके थोड़ी थोड़ी देर बीच में से रेस्ट भी देता था, और जो काम हफ्ते में होना था 1 दिन में करवा लेता था। और जिसको समझ नहीं आती थी नाले में उतर के बताता था ऐसे करो। बेसिकली नाले की सफाई जो है जी, वो टेल एंड की तरफ से होनी चाहिए। कारण पानी यूं आ रहा है, अगर बीच में मलबा पड़ा हुआ है तो जमा होता रहेगा, निकलेगा नहीं। आप टेल से निकालोगे तो जो हिस्सा खाली हो जाएगा उधर से पानी सारा निकल जाएगा, फिर आधे और टुकड़ा पकड़ लो। इस तरह करके मैं सबको सिखाता था। और चूँकि बीड़ी सिगरेट पिलाता था, इस खातर वो बड़ी जय करते। तो इस तरीके से फिर वो अब्दुल गफ्फार खान साहब जब आए ना, अच्छा, तो मुझे इनको छोड़ने दिल्ली जाना था। इंदिरा जी के यहाँ ले गए तो कह हिंदू, मैं कही किसको हिंदू कर रहा है, हिंदू कर रहे, हिंदू अबे क्या पता हिंदू कौन। चलो सही देखते हैं, देखते इंदिरा गांधी आ गई, खान बाबा आ गए, हाँ आखिर मैं भी आया हूँ, तेरे भाई को भी लाया हूँ, अब मैं साथ खड़ा हूँ। सिंगल पसली का वो इधर देखती, कहाँ है खान बाबा, ये कौन है? अगर खान बाबा ये मेरा भाई तो नहीं हो सकता, बेटा तो हो सकता है। कह लगा मुझे नहीं पता, करमचंद जौहर और मैं, हम तीनों पगड़ी बदल भाई है, ये करमचंद का लड़का है, उस हिसाब से तेरा भाई है, तू उसको बेटा बढ़ा ले तो तेरी। तो उसके बाद फिर इंदिरा जी को जब मेरी एक्टिविटीज़ का पता लगा, चाहे वो रात को खान बादशाह वहीं रहे उनकी कोठी पे, तो उन्होंने जो कुछ बताया होगा कि जुलूस के रूप में ले गए, हम वही पठानी तरीके से, पठानी ढोल और सारे हर तरीके से, तो उसने सारी बात उनको बताई। फिर मेरे बाप के बारे में बताई, तिगड़ी के बारे में बताई। अगले दिन मुझे कहा गया कि आज के बाद तू सीधा यहीं आया कर कोठी में। कोठी में जाना शुरू कर।
आगे आगे 77 के चुनाव, उसमें मैं थोड़ा जर्नलिज्म करने लगा क्योंकि कोठी पे ज़्यादा काम तो होता नहीं था। मैंने लिखना शुरू कर दिया। वो मेरे लिखा हुआ काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर मैं मैडम से कहा, मैडम कुछ लोग मिलने आते हैं, क्या करूँ? कह रहे बेटा, अगर तू अपनी इज्जत बढ़ाना चाहता है ना तो अपनी पहचान छोड़ दे, तू किसी के साथ मिल मत। तेरे लिखे की वैल्यू आधी हो जाएगी जब तेरी उम्र और तेरी शक्ल देखेंगे। पतला लाठी की तरह तू है, ये क्या पत्रकार? लिखा तेरा गया। उसके बाद मुझे जज गई। उसके बाद मुझे अपने आप 77 में दिया, इलेक्शन लड़वाया। इंदिरा गांधी भी हार गई, मैं भी। वो तो पूरे देश में कांग्रेस मैं 700-800 वोट से हारा था। फिर उसके बाद 82 में मैं जीत गया। 82 में तो जीतते ही मंत्री बन गया। 82 में बनते ही मंत्री बन गया। फिर उसके बाद कुछ लोगों से मैंने टक्कर ली थी जिनका मैं मुकाबला नहीं कर पाया। चंद्र भाटिया जी, पैसे वाले लोग थे, उन्होंने मुझे हरवा दिया। कोई बात नहीं। फिर 91 में जब 82 में जीत गया, 91 में फिर मैं जीत गया, 87 वाला हार गया। पर इस तरीके से करते करते फिर आप 2004 में भी जीत गए। 2004 में भी जीत गया। आपके साथ ये कैसे संयोग रहा कि आप जब भी जीते आप मंत्री बने? ऐसा क्या आपने देखा? देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, 82 में तो मैं ये था कि इंदिरा गांधी का स्पॉन्सर्ड था। अच्छा, वो इंदिरा गांधी जी ने बोला होगा उनको, भजनलाल जी? हुआ क्या है, भजनलाल जी के साथ मेरी झगड़ा हो गया। अच्छा, झगड़ा हो गया। मैंने क्या किया, मिनिस्टर तो था मैं। भजनलाल को ये पता था कि पढ़ा लिखा है और सोशल वर्कर है। यहाँ कई बार आए तो प्रोग्रामों में मैं वर्दी में होता था, तो उसे बढ़ा दिया। बाद में कुछ मैंने काम प्रोजेक्ट फरीदाबाद के लिए मांगे, इसने मुझे कह दिया सब पैसे फरीदाबाद पे लगाऊंगा क्या? फरीदाबाद तो दूध देने वाली गाय है भजनलाल जी, दूध पियो भी, सारे हरियाणा में बांटो, और जब फरीदाबाद का नाम आ जाए तो आपके होठ सूख जाते हैं, क्यों? और वो मैं जर्नलिस्ट वाली भाषा बोलने लग गया। जब बोला, मैंने क्या किया, मैं बैठा इस्तीफा लिख रहा, इस्तीफा लिख दिया कि भाई मेरे घरेलू किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। मेरे पास 2-3 मंत्री और आ गए। क्या हुआ? मैं, यार कोई बात है, इज्जत नहीं करना सीखा। कहते हैं सारे पैसे फरीदाबाद को दे दो। क्या कर रहा है मुझे? कहता मुझे भी ऐसे ही कहा। हम होते होते 9 आदमी हो गए। अच्छा, हमने 9 के लिए इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया तो इंदर जी ने, वो जब ये पता लगा कि AC चौधरी ने भी इस्तीफा दिया, जहाँ है लेके आओ उसको। मैंने क्या किया, मैं यहाँ से आया चंडीगढ़ से, यहाँ आते ही अपना 2-3 जोड़े कपड़े के डाले, वाइफ को बुलाए, 2 जोड़े तू ले ले। 2 बच्चे मेरे हैं, वही 2 बच्चे छोटे, एक बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है। उनको साथ लिया। मेरी वाइफ का चाचा आया हुआ था उनको मिलने के लिए। अच्छा। तो चाचा जी मैं रुकूंगा नहीं, मैं इस्तीफा दे के आया हूँ, अब मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाएंगे, फिर मेरा मकसद नहीं हाल होगा। कहता मैं भी आपके साथ चलता हूँ, जा चलो। मैं नैनीताल चला गया। अच्छा, नैनीताल अपना आराम से 2 कमरे बुक कर लिए। रात हुई, बंसीलाल जी का फोन आ गया। आके मुख्यमंत्री भजनलाल था। बंसीलाल जी का फोन आया। उससे पूछा इंचार्ज से, क्या AC चौधरी आया हुआ? कहता हाँ जी आए हुए, 2 बच्चों के साथ आए हुए। अच्छा, बात करा। कह लगा कमरे में तो नहीं था मैं। मैंने मना कर दिया। कहता मैंने उसको जैसे भी है उसको कह देना बाबू जी ने कहा है, फौरन मुझे आके मिल। अच्छा, आपकी उनके साथ भी मित्रता थी बंसीलाल? बंसीलाल का तो मैं बड़ा बेटा कहलाता था। अच्छा, यहाँ जब आते थे ना, बंसीलाल ने मुझे स्टेट एडवाइजरी बॉडी का मेंबर बनाया हुआ था। अच्छा, जब महीने में 2 मीटिंगें यहाँ होती थी, सारे अफसर यूँ कांपते थे। 86 में तो बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बना दिए थे ना? 86 में तो फिर हाँ, बाद में थोड़े टाइम के लिए। तो उनके कैबिनेट में भी आप मिनिस्टर थे? अच्छा, अच्छा, हुआ।
उसी से फिर मेरी बंसीलाल से थोड़ी बिगड़ भी गई थी। किस बात पे बिगड़ी आपकी? तो उसने मुझे क्या किया कि भजन लाल जी ने मुझे स्टेट मिनिस्टर बनाया था, तो उसने मुझे 5 डिपार्टमेंट दिए थे, सारे मेन डिपार्टमेंट। जो और डिपार्टमेंट जिसकी परफॉर्मेंस मिनिस्टर की ठीक ना हो ले करके मुझे, आखिर में मेरे पास 9 डिपार्टमेंट थे। अच्छा। एक्साइज एंड टैक्सेशन, रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, लेबर। आज पहली बार रिकॉर्ड है कि एक लेबर मिनिस्टर इंडस्ट्री और लेबर दोनों का मिनिस्टर रहा है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ के बाद जो था लोकल गवर्नमेंट, इस तरह का जेल्स, पब्लिक, अच्छा माइंस लेने से मैंने इनकार कर दिया कि माइन एक ऐसा गंदा डिपार्टमेंट है कि को भगवान को भी अगर दे दो, मैंने ये लफ्ज़ लिखे थे, तो लोग उसको भी बेईमान कहने लग जाएंगे, क्योंकि माइंस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा मैं नहीं लेता। भजन लाल कहता बेटा मेरे से नहीं संभलेगा, मैं ये कुछ कर दो, इस्तीफ़ा दे दूंगा दोबारा, लेकिन ये नहीं लूँ। तो उसने कहा फिर ऐसा कर, कुछ हल निकाल। मैंने कहा हल ये है, झगड़ा कोई नहीं, अलाटमेंट भी माइंस की आप करो, जिसको दे दो, और उसके अलाटमेंट बाद रिन्यूअल भी आप करो। ये नहीं मतलब है माइन अलॉटमेंट का काम आपका, बाकी सारा मैं संभालूंगा। चाहे माइन के लिए मजदूरों के लिए के बच्चों के लिए स्कूल है, उनके लिए डिस्पेंसरियाँ हैं, और जहाँ रिस्की बाकी सारे काम हुई हो उसकी भराई वो मैं करवा। तो उस तरीके से 9 डिपार्टमेंट मेरे पास रहे, और फिर 8 थे। फिर बाद में शमशेर सिंह सुरजेवाला इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर था, शमशेर से पावर निकल गई, नहीं संभाल सका। पूरे हरियाणा में सब तरफ कंप्लेंट, बिजली बोर्ड के दफ्तरों के आगे टेंट लग गए, और ज़्यादातर डोमिनेटेड बाई जाट्स। हाँ वो मचा हुआ था। मुझे बुलाया, ये ले ले। मैंने सोचा ये तो मानेगा तो नहीं। ना भाई साहब एक बात सुनो, शमशेर मेरा यार है, शमशेर सिंह का डिपार्टमेंट में लूँ तो लोग ये कहेंगे कि दोस्ती में दगा करके पीठ में मार दिया छुरा। और तेज था भजला, अनपढ़ था बहुत तेज। जब 3-4 बार मैंने कहा अगर उसको कोई इतराज़ हुआ तो मत लेना, मैं कहा चलो ठीक है देख लेंगे। कह रहे शमशेर आजा आजा अब आजा, तेरी ज़रूरत है। अंदर वाले कमरे में शमशेर को पहले बुला रखा था, तो पता था चौधरी मना करेगा। और गुरु तू ले ले भाई, जो मैं तो बटन दबाने से भी डरू हूँ, और ये तो तुम्हारा ये क्या गंद हो रहा सारा, वो वेला स्यापे बचे पड़े। मैंने उसी दिन टीवी ऑल इंडिया रेडियो पे एक अपील की, सबको बुला करके चंडीगढ़ से, कि मुझे 3 दिन का टाइम दे दो, मैं पावर डिपार्टमेंट ले रहा हूँ, 3 दिन के बाद की डेवलपमेंट की हर जिम्मेदारी मेरी, मुझे इनको ठीक करना। एक दिन में 40-40 आदमी सस्पेंड कर दिए, ट्रेड यूनियन वाले भी सस्पेंड। पहले काम, बाद में तुम्हारी लीडरी। यार मैं खुद ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, तो मुझे क्या सिखाओगे? करते ही भगवान की कृपा हुई, हफ्ते के अंदर अंदर सारे हरियाणा में टेंट अपने आप लोगों ने उठा लिए। फिर मैं क्राइसिस आ गया। मैं रेवाड़ी गया हुआ था, तो रेवाड़ी में मैं गया तो वहाँ पे मेरा ख्याल है डीसी मेरा पुराना मिलने वाला था, वो मुझे कह रहा सर चाय। मैं कहा चलो पी लेंगे। मैं उसके घर चाय पीने गया, इतने में उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन पे फ़ोन आया, मंत्री जी आपके यहाँ हैं? हाँ। कहते उनको बता दो हाई टेंशन लाइन टूट गई है, और 1/3 साउथ हरियाणा ऑलमोस्ट डार्क हो गया, ब्लैकआउट हो गया। अच्छा। चाय पी रहा था, उसने कहा रोक दी चाय। राम निवास नाम था डीसी का, बेचारा अब तो बन गया, पिछले साल बना। बड़ा मेहनती लड़का था शेड्यूल कास्ट, बहुत मेहनती था। मैंने फिर क्या किया, वो प्रॉब्लम तो मैं टैकल कर दी। कहने लगा जी कितने दिन के लिए बंद करिए यार? कहते 7 दिन बाद। देखो 7 दिन तक साउथ हरियाणा ब्लैकआउट रहेगा? कहाँ है चीफ इंजीनियर? कहते जी बुलाया वो भी आ रहे हैं। SC, एक्शन, SDO, JE ये तो सारे थे मेरे पास। चीफ इंजीनियर को बुलाया, वो दिल्ली बैठता था,
वो भी आ गया रेवाड़ी। मैं चीफ साहब क्या सोचा आपने? साहब 5-6 दिन तो मिनिमम लगेगा। मैं कहा अगर उससे पहले हो गया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जो आदमी उससे पहले लगवा देगा मैं तो उसको चीफ इंजीनियर बढ़ा दूंगा। वो सोचता रहा किसको कहेगा, वो अपने स्टाफ में घूमता रहा। मैंने राम निवास को कहा, राम निवास तेरे रेवाड़ी में अच्छे बिल्डर हैं? कहता हाँ जी बहुत है, कॉलोनियाँ बढ़ रही। मैं उनके पास वाइट वॉशिंग और पेंटिंग वगैरह के लिए लकड़ी की घोड़ी बनी होती है, जो पाइल जो है ना बलियाँ लगा करके ऊपर फट्टे लगे होते हैं, तो उसको घोड़ी कहते हैं। मैं कहा मुझे 2-3-4 घोड़ियाँ चाहिए। घोड़ियाँ? तब अब तो घोड़ी टांगे का जमाना घटता जा रहा। मैं कहा घोड़ियाँ लकड़ी की। उसको फिर मैंने जब डिज़ाइन बता कहा अभी बहुत है, मेरे कोठी के पीछे उसका स्टोर है, मुझे 4 घोड़ियाँ मंगवा दे। 4 घोड़ियाँ। रामनिवास अब ऐसा कर कि एक काम और कर दे, मैं 2 अच्छे ट्रैक्टर नए मंगवा दे। चीफ इंजीनियर खड़ा है, अब ये सोचता है चौधरी साहब खुदाई करेंगे, प्लोइंग करेंगे, क्या करेंगे, ये चूने की चिनाई करेंगे, मंगवा रहे क्या? मैंने किया, मैंने उठा करके बांस मंगवाए, बांस के ऊपर पट्टी लगा दी 4। चारों घोड़ियों के ऊपर एक एक आदमी चढ़ा दिया और उसको तार के नीचे से सपोर्ट देने के लिए कह दिया। एक आदमी होता नहीं संभाल लेता, चारों ने बड़े आराम से कोना पकड़ा। पहले एक क्या करते थे, इसको रस्सी से, जैसे औरतें चुटिया गुथती है ना, रस्सी से गूंथ लेते थे, फिर उसको कहते जोर लगाओ ऐसा, थोड़ा और ऐसा, शाबा बच्चा, ऐसा ऐसा लगा होता। मैंने करवा के ट्रैक्टर के साथ दोनों रस्सियाँ जोड़ी, तार खिंचवानी शुरू की। भाई साहब तार तो ऊपर पहुंच गई। जब मैंने तार का जॉइंट लगाया, लगा करके उसको थोड़ा सा टाइट करने लगा, शूम करके उस बीच में से कोई जगह क्रैक थी, वो टूटी। मेरे कौन के साथ से लगते, ये नहीं दूर थी, लेकिन मेरे ये बाल जल गए पूरे कोने। अच्छा। इतना ज़्यादा उसमें हीट थी। चल फिर दोबारा उसको मैंने एक्सियन को मैंने कहा बेटा तेरे प्रमोशन करूँगा, तुझे तो एसडीओ बढ़ा के छोड़ूंगा। तुझे इतने नहीं पता कि जब भी कोई जॉइंट लगाया जाता है तो पीसेस को देख लिया जाता है, और मैं तुम्हें कह भी रहा हूँ देख लिया तो कहता हाँ ये क्रैक कहाँ से आया है, दोबारा तो हुआ नहीं, पहले का क्रैक है। कार्डियो माफी मांगे। चीफ साहब भी बड़े परेशान थे कि साहब कर क्या रहे जी। 2 घंटे बाद दोबारा उसी प्रोसेस को अडाप्ट करके 4, साढ़े 4, 5 घंटे में स्विच ऑन कर दिया, सारा साउथ हरियाणा लाइट आ गई, हो गई। बाजी उस दिन से तो मैं हीरो हो गया। मैंने फिर जितने सस्पेंड कर रहे थे ठोक ठाक के किए, पर एक काम किया, सस्पेंड किए हैं पर नीचे लिख दिया नॉट टू बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। उनकी प्रमोशन, उनकी इंक्रीमेंट ना रुके, बच्चों के पेट पे लात ना लगे, यही काफ़ी है कि घर बैठे हैं। सस्पेंड कर दिया 4 दिन बाद, हफ्ते बाद बहाल करके सारा कर भाई साहब 9 के 9 डिपार्टमेंट राम राज कर दिया, क्योंकि उसे महेंद्र भूपेंद्र हुड्डा को तकलीफ हो गई। टिकट काट दी आपकी, आपको हरवा दिया? नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने मुझे हरवाया है। उसने अपना आदमी यहाँ खड़ा कर दिया, पंडित शिवचरण लाल, जो जिसके परिवार में भी वो कांग्रेस का 4 आने का मेंबर नहीं है, पर उसको उसके नाम कर। हाँ, उसको जो है शिवचरण लाल को मेरे मुकाबले पे खड़ा कर दिया, जीत भी गया और उसके घर में जाके बैठ गया डेरा डाल के। शिवचरण ने जितने भी बरादरी के मुखिया थे सारे बुला लिए। अजय लाल ने कहा ये मेरा आदमी है। कौन? किसने? भूपेंद्र हुड्डा ने उन लोगों चौधरियों को कह दिया भाई शिवचरण मेरा आदमी है, इनको जितवा दो, जो काम तुम्हारे होंगे सारे करवा दो। हमें घर बैठे बैठे हारा भी बस थोड़े वोट से था, लेकिन हार गया। फिर इन्होंने बदमाशी कर दी। फरीदाबाद, इसका नाम NIT है, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन।
अस्पताल का नाम है बादशाह खान न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, कॉरपोरेशन के दफ्तर का न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, थाना न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, पोस्ट ऑफिस न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, जितने सरकारी अदारे हैं सबका एड्रेस है NIT फरीदाबाद, NIT। इसने क्या किया, इसका नाम रख दिया भटकल, और वो जो जिसका न्यू इंडस्ट्रियल टाउन से कोई लेना देना नहीं, सोना रख रोड दिया वाले, NIT। उनका रख दिया NIT। मैडम से कहने लगे AC चौधरी को कोच नहीं कर, उसको क्या दे दो सीधा NIT दो। अभी तो बीच में से गेम खेल चुका था। मैंने कहा महेंद्र प्रताप को दे दिया ये, महेंद्र मेरे घर आया कि मेरा एरिया तुझे दे दिया, तेरा मुझे दे दिया। मैं कहा मैं जानता हूँ जो भी हुआ है, तू चाहता क्या, तू मेरी इधर मदद कर, मैं तेरी उधर करूँगा। मैं डन भाई साहब, मैंने तो अपना, मेरा एक बेटा है, मैंने बेटा, भतीजे, भांजे, मासी, मामे, ताऊ, चाचा के लड़के सारा दे दिया। उसको एक भी नहीं पता कि एक मेरा पोलिंग एजेंट कौन है। और उधर उसने गुजरों में कह दिया, जब आए जय हो खूब करना, चाय पार्टी खाना पीना रख देना, पर वोट मत दे देना। अगर ये बन गया तो ये चीफ मिनिस्टर बनेगा या नंबर 2 पे आएगा, हमें फिर कोई नहीं बढ़ाएगा। और वही बात हुई, मैं 800 वोट से मुझे हरा दिया, इससे बढ़ गया। और अब की बार फिर थोड़ा सा मैंने उधार चुका दिया। अच्छा, मैंने कह दिया इसको वोट मत। वैसे मैंने उनसे पूछा था आज, मैंने कैसी चौधरी जी, बोले बहुत भले आदमी, आपकी तारीफ कर रहे थे। तारीफ तो मैं भी करता हूँ, मैं भी कहता हूँ अच्छा आदमी है, बोलता मीठा है, सब कुछ है, काम करता है कि नहीं करता वो लोग जाने जिन्होंने वोट डाले। अच्छा, फिर आप हुड्डा सरकार में भी तो मंत्री बने। हाँ, तो जिस हुड्डा ने आपको हराया उसी ने जीतते ही मंत्री बना दिया आपको। उसको मजबूरी थी, ऊपर से डंडा चढ़ गया था। अच्छा, लिस्ट लेके गया, वेयर इज AC, कहाँ है AC का नाम, ठोक दिया। फिर इसने डिपार्टमेंट कम करने चाहिए, मैं कहा सारे ले ले, मुझे तो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो कर दे। हाँ, 350 फाइल पर डे रही है मेरी। तो आपकी बनती नहीं थी ये, जब मुख्यमंत्री थे ये मानते थे आपकी बातें? नहीं, पहले तो मानता था, बाद में हमारी कुछ थोड़ी सी, आप एक बार गाड़ी वाड़ी भी छोड़ाए थे ना, वो जरा, आप एक बार गाड़ी भी छोड़ाए थे ना अपनी? हाँ, रिजाइन करके चला आया। हाँ, फिर उसके बाद वो जो मना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ने क्या किया, मेरे पास 8-9 डिपार्टमेंट सारे छोड़ दिए। जो आए बिल्डर्स का कोई काम हो मेरे इलाके का, चाहे लोकल गवर्नमेंट में हो, अर्बन डेवलपमेंट में हो, ये फटाफट इंडस्ट्री में हो, ये उनके ऑर्डर डायरेक्ट पास कर देता था। मैंने उसको कहा सीएम साहब मेरा डिपार्टमेंट है, जितनी जानकारियाँ मुझे अपने डिपार्टमेंट की माइन्यूट नॉलेज है तो आपको नहीं है। आपको कुछ करना हो आप मुझसे पूछ लिया करो, मुझे बता दिया करो, मैं कर दिया करूँगा। लेकिन ये गलत है कि आप गलत ऑर्डर पास करते हो, मुझे लिखना पड़ता है। उसको इस बात का हजम नहीं हुई बात, उसने ऑर्डर कर दिया। एक ऑर्डर किया कि जितने भी 100 गज से ऊपर के प्लॉट है सब पे 4 मंजिला बिल्डिंग बढ़ा दी जाए। अच्छा, और ऑर्डर्स आज ही इशू कर दिया जाए। मेरे पास फाइल आई, मैंने लिख दिया कि unnecessary intervention in my department, basically it is not applicable because it fetches so many discrepancies along. The town has got 6-inch pipeline of sewerage, which is not sufficient even for the present population. And in case we go in for 4-story buildings, meaning thereby 4 times जो है आबादी हो जाएगी। जब अब की आबादी को पूरा नहीं कर सीवरेज नहीं दे पा तो रहे, 4 गुना कैसे कर पाएगा। नंबर 2, पीने का पानी यहाँ नहीं है, सिवाय इसके कि दिसंबर जनवरी में लोग मटके नहीं फोड़ते, 10 महीने यहाँ मटका फोड़ होता रहा। अब मैंने कुछ पानी बढ़ाया है, मटके टूटने बंद हो गए। अगर तुमने 4 मंजिला कर दी उसी पोजीशन पे पहुंच जाए। तीसरा यह है कि हर मकान का फ्रंटेज जो है 30 फुट है, उसमें 2 गेट निकलते हैं।
अगर 6-6 फुट के 2 गेट निकल गए तो 18 फुट रह गया। 18 फुट के आगे कार किस तरह पार्क कितनी कर सकेगा? और अगर एक मकान की 2 गाड़ियां हैं तो वो नहीं खड़ी हो सकती, तो 4 मकान वाले बाकी कहाँ पार्किंग बाकी करेंगे? 8 गाड़ियां का। इस तरह से एक और कोई 2 पॉइंट थे वो मैंने लिख दिए। ये बड़ा भड़का चुप हो गया। फिर इसने एक ऑर्डर कर दिया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं या इंडस्ट्रियल प्लॉट यूज नहीं हुए, सबको ऑटोमेटिकली कमर्शियल किया जाता है ताकि ये एक्टिविटी चालू हो जाए। मैंने कहा सैडली मिस्टेकन, इंडस्ट्रियल प्लॉट जो दिए हमने 1 रुपए गज से लेकर के 9 रुपए गज तक अपने टाइम पे, एक बार 1 रुपए का, फिर 4 रुपए गज, फिर 5-6 रुपए गज, फिर 9 रुपए गज, 4 स्पैन में 1 से 9 रुपए गज दिया। अगर हमने आपका ये ऑर्डर लागू कर दिया, फरीदाबाद में चालू फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी, क्योंकि फैक्ट्री वाले 5% पे कमाई करते हैं। और ये जो अगर कमर्शियल वैल्यू गिनो तो 25,000 रुपए कमर्शियल प्लॉट की कीमत बनती है पर स्क्वायर यार्ड। इसका मतलब है कि 10 रुपए वाला जो प्लॉट है 25,000 का मतलब 100 गुना हो गए। ठीक बात। पागल है वो इंडस्ट्री चलाएंगे, जिनके हैं वो भी अपनी इंडस्ट्री बंद करके बेचते जाएंगे कमर्शियल बना दो। और दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी क्रिएट हो जाएगी इसका आपको अंदाजा नहीं है। आने वाली औलाद जो हमारे बच्चे जो कौन देता था उनको ऐसी सलाहें? बिल्डर्स थे ना उसके पास। अच्छा, हुआ, मैंने मना कर दिया, बड़ा शोर शराबा मचाया। तो फिर आपके डिपार्टमेंट नहीं छीने उन्होंने? ये वाला डिपार्टमेंट ही छीन लेते आपसे वो? ले नहीं सकता था, करता कौन? एक बेईमानी को तो रेगुलराइज कर लेता, आगे क्या करता, मुझे वापस देता क्या? फिर एक इसने ऑर्डर कर दिया कि जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएगा उसको 7 साल टैक्स की माफ़ी देंगे, कंसेशनल प्लॉट भी देंगे और 7 साल का टैक्स माफ करेंगे। फरीदाबाद में? हाँ, मैंने कहा गलत है, नहीं देता। अरे तेरे यहाँ इंडस्ट्री लगा रहा हूँ तो हम, मेरी इंडस्ट्री नहीं लगा रहा, तू बेड़ा गर्क कर रहा है हमारा। अरे भले आदमी, ये आए हैं नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, आप बैठे हो पिछले 5 साल 7 साल से, आप टैक्स चार्ज कर रहे हो, आपका 5% प्रॉफिट है और उसी आइटम पे 7% से 10% टैक्स है। ये आते हैं, इनका टैक्स माफ हो जाता है, आप मुकाबला कर लोगे इनसे? इसका मतलब तो सीधा सा ये हो जाएगा कि पुराने उजड़ जाए, पुराने वाले बंद होते जाएंगे, नए खुलते जाएंगे, नए फिर और मांगेंगे, नहीं होगा तो वो चले जाएंगे यूपी में, राजस्थान में या हिमाचल। फिर मैंने जब लिखा है कर लगा, फिर इसको समझ लिया, किसी ने इसको कह दिया तू मैडम से झाड़ पड़वा, इन्हें सोनिया जी से कह दिया। वहाँ से मुझे फ़ोन आया, मिस्टर वी जॉर्ज का, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। जॉर्ज क्या बात है? मेरा CM आया हुआ है, तूने उसकी जो बातें नहीं मानी उसकी शिकायत। मैंने सारी 5-6 फाइलें ली, गाड़ी में डाली और 3.5 पौने 4 घंटे में 10 जनपद पहुँच गया। हाँ जी आ गए मैडम, ऐसे आ गया, भेजो अंदर। तो मैडम के पास जैसे हम लोग अब बात कर रहे हैं, बिल्कुल चुप देख रहे हैं, एक सज्जन बैठे हुए थे जो बिल्कुल चुप देख रहे थे। तो मैं बैठा, उसके बाद मुझे कहा बुलवाओ मैं हुडा को, हरियाणा भवन में है। हुडा भी आ गया। हाँ हुडा जी बोलिए। टेप बजने लगी यही पॉइंट ऑफ, मैंने जवाब देने शुरू किया। तो वो जो शरीफ आदमी सादा सुदा बैठा था ना, वो क्या लगा, मैडम चीफ मिनिस्टर तो इसको होना चाहिए था, जो आगे की 100 साल की सोच के ऑर्डर पास कर रहा है। क्या किया जाए उसमें, टैक्स में क्या? मैं कहा मैंने किया है, इसको पता ही नहीं, क्योंकि इसको तो अंदर से मरोड़ पड़ रहे हैं। क्या मतलब? मैं कहा जी मैंने ऑर्डर कर दिया है कि नो टैक्स एग्जेम्पशन, मैं सिर्फ ये करूँगा जो नए यूनिट आएंगे उनको टैक्स डेफरमेंट दूंगा। टैक्स 5 साल के लिए वो जमा न कराए, रिटर्न फाइल करेंगे, 5 साल बाद वो मुझे 4 किस्तों में लौटा देंगे, मेरा पाई टू पाई आ जाएगा। अगले को पता है कि पैसा तो मेरा नहीं है,
वो चीज़ सस्ती कैसे बेच देगा आपके मुकाबले पे? पुराने वाला अपना जीत जाएगा, नए वाला फैल जाएगा आराम से हमारे पैसे से, तो मशीनें और लगा लेगा, तो उससे प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। सोनिया जी सेटिस्फाई होगी आपकी? अरे वो सोनिया जी ने तो मेरे को ये कह दिया, वेल डन ऐसे पठान, बहुत बढ़िया किया तूने, और इसका मुंह इतना सा निकला। 2009 में फिर टिकट कट गई आपकी? 2009 में तो 2002 में मेरे को 54,000 की लीड मिली थी। उसके बाद 2009 में इन्होंने फरीदाबाद का नाम ही बदल दिया, मैं मारा गया। अच्छा। इसका नाम भटकल रख दिया, उसका नाम सोनी रख दिया, NIT। वहाँ पे मैं नहीं चल सका क्योंकि उसमें गुजर बहुल एरिया में लड़ा था आपने चुनाव? लड़ा था। पर 9 के बाद चुनाव नहीं लड़ा आपने? 14 का, 19 का? 14 का, उसके बाद फिर मैं नहीं लड़ा। अब लुट चुनाव ही नहीं लड़े। अच्छा, मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा लास्ट। एक तो आपने राजनीति में काफ़ी लंबा समय बिताया है, आपने देवीलाल जी को भी देखा है, आपने भजनलाल जी को भी देखा है, बंसीलाल जी को भी देखा है, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी देखा है, बनारसी दास गुप्ता को भी देखा है, राव वीरेंद्र सिंह को भी देखा है, और ये अपने मनोहर लाल खट्टर जी को देखा है। ईमानदारी से आप, क्योंकि अब तो राजनीति में आप उस दौर में है कि सबको जो सच्चाई है वो बोल सकते हो। मैं पहले भी बोलता। हाँ, कि आपकी नज़र में ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा का अब तक कौन हुआ है जिसके लिए हरियाणा सबसे पहले रहा हो, हरियाणा के लिए काम किया हो ईमानदारी में? आपकी नज़र में नंबर 1 मुख्यमंत्री कौन? मेरे हिसाब से बंसीलाल जी रहे, लेकिन बनारसी दास गुप्ता ईमानदार बहुत था। उसमें एक कमी थी कि जो काम अफसर ने कर दिया नहीं किया तो कुछ ज़्यादा जवाबदेही नहीं थी। राव वीरेंद्र सिंह बहुत दूरंदेश था। अच्छा। राव वीरेंद्र सिंह ने पहले दिन मुझे बुला लिया, ऐसे ही पठान इधर आ। मैं हाँ। अच्छा, आपको पठान कहते थे? आई हेल फ्रॉम दैट एरिया। ओके। जो फ्रंटियर प्रोविंस है, पठान उसे हमें पठान ही कहते हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सारे पठान हैं उस एरिया। पठान इधर आ, हरियाणा को बचा ले। अच्छा। राव वीरेंद्र के वर्ड्स थे। अंदर अंदर से मैं भी सपोर्ट करवा दूंगा और उसे भी करवा दूंगा। हमारा नाम नहीं आएगा, तेरे को ले आएंगे आगे। राव साहब बहुत नाराज हो आप मेरे से। क्या मतलब? देखा, आप मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हो, क्यों? आपको मैं इतना बेवकूफ़ नजर आता हूँ कि आपके मेयर इन वर्ड से मैं आ जाऊंगा? और मैं चीफ मिनिस्ट्री का ख्वाब भी नहीं देखता। चीफ मिनिस्टर 5% काम करता है, 95% वो उलझन में रहता है। मैं उनमें नहीं रहना चाहता, मैं तो काम करना चाहता हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है। साथ ले गया होस्ट अपना उसमें रेस्ट हाउस में रेवाड़ी, वहाँ मुझे अपनी टिफ़िन में से रोटी भी खिलाई। मैंने हाँ नहीं भरी, लेकिन डर था राव वीरेंद्र। राव वीरेंद्र विजुअलाइज कर रहा था कि हरियाणा का बुरा दिन आ रहा है। अच्छा, देखते थे। आज आप देखो। अच्छा, एक सवाल और, चूंकि आप पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपने पंजाबियों के संस्थाओं से भी आप जुड़े रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भी काम मैं अभी उनका प्रधान हूँ, स्टेट उनके प्रधान हो, और पंजाबी मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हैं पहली बार। बदकिस्मती। तो आप संतुष्ट नहीं है उनके कार्यकाल से? वो अफसरों के मुताबिक चल रहे, वो अपने दिमाग से लगा ही नहीं रहा ना, उसको तजुर्बा है, और उसमें मैं भी दोषी हूँ। क्योंकि मेरे पास ये जो ग्रीवेंसेस कमेटियाँ बनी थी ना, कैथल, अब मेवात और महेंद्रगढ़ 3 जिले थे। ये दोनों साथ साथ थे, तो मैं महीने में एक बार नहीं जाता था, मैं हफ्ते में एक बार जाता था। वहाँ मैंने अपनी लॉबी क्रिएट कर रखी थी, उनसे गया, घंटा 2 घंटे बैठे, चाय शाय पी, चाय के ऊपर बातचीत पूछी, और कोई ग्रीवेंसेज आ गए तो उनको भी अटेंड कर लिया। अफसर सारे बुला लेता था। और ये नहीं है किस्सा याद आ गया, सुनाई दूँ कि हम बैठे हुए थे नारनौल में।
एक औरत आगे आ रही है, उसको जो है ना चपरासी पीछे धकेलता है। अच्छा। अब मैं यूं बैठा हूँ, सामने दरवाजा है, हम्म। डीसी इधर बैठा था, मैं डीसी साहब कहता, मैं कहा इस दरवाजे पे इसको अटेंडेंट को बुलाओ। बुलाया तो औरत को बुलाओ जिसको तू धक्के दे रहा, क्यों धक्का दिया तूने? मैं बुलाओ उसको। माता जी क्या कहते, डीसी मुझे क्या लगा, सारे इसका बड़ा पिक्यूलर केस है। मैं क्या कि इसकी भैंस थी, अच्छा। और उसकी भैंस जो है ना, तकलीफ ऐसी थी कि इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई, वेटरनरी सर्जन के पास। तो सर आपको तो जानवर रखे, मगर हम तो जानवर की ज़िंदगी जी के आए हैं यार। नहीं, क्या लगा जी, हमारे यहाँ रिवाज ये है कि भैंस की स्किन बहुत जो है ना सेंसिटिव होती है। अगर मक्खी ऊपर से हवा भी कर जाए तो भैंस की स्किन हिलती है। तो हम फिर क्या करते हैं कि उसको पैर में रस्सी डाल देते हैं, ढंगा डाला, इधर से ढंगा खींचा, उधर से इंजेक्शन ठोक देते। तो इसकी भैंस को जब उस तरीके से हजारों केस ऐसे हुए, ऐसा ही हम करते आ रहे हैं, इसकी वो भैंस मर गई। अब वो कहती है मुझे भैंस दो, हम कहें किस बात की भैंस दे, किसकी जिम्मेदारी? मैं बहन जी कितनी गली थी, तो बहन जी सुन के भूल गई। तो कहती है भगवान मेरा भाई कहाँ से आ गया, पागल हो गया। अरे आपने बस बहन जी कह दिया, मुझे बहुत ना, आपने जो तकलीफ भुगती है वो तो मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन अब से आप दुखी ना हो। भैंस कितने की थी? कितने थे? उसने कहा 7,000 रुपये की। मैंने साहब 7,000 रुपये रेड क्रॉस से दे दो, और ये 7,000 रुपये मेरे अकाउंट में दो, मैं आपको मिनिस्टर फंड में से 7,000 भेज देता। मैंने उसको दिया। भाई साहब वहाँ तो ये हालत हो गई कि जो MLA और ग्रीवेंसेस में जो आते थे ना, मिनिस्टर MLA भी, उनकी भी शिकायतें आनी शुरू हो गई, और मैं बड़े टेक्टफुली उनको सॉल्व करता रहा। अच्छा, इसी जी जैसे मंत्री रहते हुए आप गाड़ी की, कोठी की, पावर की आदत हो जाती है, तो मंत्री ना रहते हैं तब कैसा महसूस होता है? बेटे मैं कोठी में रहा ही बहुत कम हूँ। अच्छा। मेरे पास 9 डिपार्टमेंट थे, सारे पब्लिक डीलिंग के थे। मैं तकरीबन 25 दिन महीने में तो चेकिंग पे रहता था। कोठी पे तो मैं रहा ही नहीं। अच्छा, 5 बच्चे दिन आपके यहीं रहते थे? बच्चे ले गए नहीं उधर, आप ना, यहीं रहते बच्चे थे? मेरे 15 साल के पीरियड में एक दिन भी बच्चे नहीं। फरीदाबाद ही रहे हो? आपके दोस्त लोगों को तो तकलीफ होती होगी जो मंत्री रहे हैं, जिनको आदत थी कोठियों में रहने की। नहीं, मेरे साथ जो मेरे करीबी हो गए थे ना, एक वो लड़का था, उसका जीन का ब्रिजमोहन शिगला, ये ब्रिजमोहन था। एक मेरे साथ था राजेश शर्मा, पंडित भगवत जाल का लड़का। 82 में था ना आपके साथ वो मंत्री? 82 में मंत्री थे ना आपके साथ? हाँ, ये ग्रुप था हमारा। एक वो था हिसार से, बड़े बढ़िया, बड़ा अच्छा ग्रुप था। उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट था कि नॉन वेज खाना है, और चौधरी के घर मंगल के अलावा हर रोज बनता है। अच्छा। हम पर आराम से ब्रिजमोहन शिगला, मंगलवार को छोड़ के आप अपना पार्टी करते थे? पार्टी नहीं, मेरे अपने ये था। दरअसल मैं सिगरेट बहुत पीता था। अच्छा। 50 साल के करीब मैंने सिगरेट पी है, और आखिरी 5 सालों में 10 डब्बी रोज, 100 सिगरेट रोज। अच्छा। वो कहीं मैंने प्रवचन महात्मा के सुने थे, तो महात्मा जी किसी को कह रहे थे, कह रहे तू मर जाएगा। इतनी सिगरेटें पी आपने? बहुत। मतलब एक बंद हुई, चेन स्मोकर? वही पड़ी वो एक, वही उसी से दूसरी लगा ली, उसको बुझा दिया। ऐसे बहुत पी। कैसे छोड़ी जी आपने? बड़ा ये भी ट्रेजेडी है मेरी लाइफ की। करतार देवी मेरी बहन, और ये शकुंतला भगवाड़िया, किरण, ये लोग लड़कियां जो थी ना, वो सिर्फ मेरे पास आती थी। अच्छा। मैं उनको सगी माजाई बहनों की तरह ट्रीट करता था, और वो आ जाए, चाहे मैं नंबर 2 पे था, सीनियर बॉस था, मैं उनके साथ कभी मिनिस्टर कुर्सी पे नहीं बैठता था। उनके साथ सोफे पे बैठ जाता था, बातचीत की, कुर्सी इधर लगवा दी, वो बैठ गए।
तो एक दिन क्या हुआ कि ज़्यादा धुआं था, क्या था, तो ये आई, अरे भाई रे बड़ी बात आवे है, बड़ी बात। करतार क्या हुआ भैया, कैसे तुम बैठे हो? शकुंतला कहती बाबूजी मेरे से पूछना, मेरे तो फेफड़े आधे हो चुके हैं, बूढ़ी हूँ मैं। भगवाड़िया जी हैं? हाँ, इस तरीके से वो थी, गवर्नर भी रही है, चंद्रावती। चंद्रावती जी। वो आए, वो भी आके मेरे पास ही बैठती थी। चलो हो गया, तो उसने उन्होंने कहा, मैं कहा चलो ठीक है, आगे से शिकायत नहीं आएगी। मैंने एग्जॉस्ट लगवा दिया, 2 शीशे खोलने के लिए कह दिया, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। यहाँ आया, मेरा बहुत जिगरी दोस्त था हरबस, वो हमेशा जब मैं यहाँ होऊंगा फुल टाइम, जैसे ये बैठे हैं ना, फुल टाइम बैठेगा, कोई बात नहीं, किसी काम में डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं बैठा हुआ था, देते उसकी लैंडलाइन पे घंटी बजी और बस की वाईफाई का फ़ोन, भैया वो है? मैं वो तो नहीं है, क्यों? कहते लाला जी को हार्ट अटैक हो गया है शायद। अच्छा। मैं कहा तुम ऐसा करो, ऊपरली मंजिल पे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, आराम आराम से, बच्चे जवान हैं, तो दोनों बहुएं भी हैं, आप भी हो गई तकड़ी हो, 4-5 मिल करके आराम आराम से सीढ़ियों पे उतरने मत देना, सीढ़ियों से उतार लो, तब तक मैं आता हूँ। मैं फटाफट गाड़ी ली, वहाँ पहुँच गया, गाड़ी में लाला जी को इज्जत से डाला। उस वक़्त हमारे यहाँ ये प्राइवेट अस्पताल इतने नहीं चलते थे। ये ओखला में क्या नाम है ओखले वाले, स्काट वाले अस्पताल, स्काट वाले या दूसरा? वो ओखले वाला याद है? हाँ वही है। ओखले में ईसाई मिशनरी का हॉस्पिटल है। तो यहाँ के लोग जो भी सीरियस होते थे सारे वहाँ जाते थे। अपने दिमाग में भी कोई बात नहीं आई कि भाई मैं मिनिस्टर हूँ, मैं किसी जगह ले जाओ ना, सीधा ले गया उसको। वहाँ गया, जाते मैंने कहा भाई मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे दोस्त के पिता है, मैं लेके आया। अच्छा। सारे टीम एक्टिव हो गई। हरबाज को भी पता लग गया, उसकी वाइफ ने बता दिया कि भाई सब ले गए वो, होली फैमिली हॉस्पिटल। वो आज क्या है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे आ गए। मैं समझ गया, चल गए। 2 घंटे की मेहनत के बाद चले गए। डेट डिक्लेयर कर दिया। और मुझे कह लगे सर बजाय इसके कि हम आपको कहें कि यहाँ उनकी डेथ हुई है, मैं ब्रॉड डेड लिख देता हूँ, आप अपने वापस फ्री दबान लीजिए, थैंक यू। कर ही रहते थे, मैं हर बस भी आ गया। मुझे बाप को अपनी गोदी में लिया, आ गए घर। अब मेरे तो लग गई दर्द, 2 कश लूँ, सिगरेट फेंक को दूसरी लगाऊं। एक बुजुर्ग ने, उन्हीं के एज ग्रुप का, जो हरबस के फादर, मैंने यार तेरे ऊपर तो हम जिंदा है, तू भी, तुझे कुछ हो जाए हमें क्या? देखा कल उन्होंने कहा ये कह दिया, मैं छोड़ दिया आपने? तो उस दिन से छोड़ी, आखिर तक भी 6-7 दबियाँ यहीं पड़ी होगी कहीं। नहीं पी उसके बाद? अभी आप कितने साल के हो गए? मैं 78 का। और अब भी आप सक्रिय रहते हो सामाजिक कामों में, शमशान घाट का काम देख रहे हो अब भी? तो कल भी गया। खुश हो अपने जीवन से अब? मैं अब एटलीस्ट मैं समझता हूँ, भगवान ने हमारे धर्म मर्यादा में कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, और सबसे ऊंची योनि है मनुष्य तन है। जिस भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है, इससे जो अच्छे काम हाथ से हो जाए उससे खुशी है। करने को तो मैं 9 डिपार्टमेंट से जिसमें भी कहते हर महीने 1 करोड़ 2 करोड़ कमा सकता हूँ। नहीं कमाया आपने बेईमानी से? गंगा जल ले सकता हूँ, 1 पैसा नहीं लिया। अच्छा। बल्कि 2 आदमियों से मैंने चंदा लिया है मजबूरन, वरना मैंने कभी इलेक्शन का चंदा नहीं लिया किसी से। जो चंदा देगा वो कल कहेगा ये तो 24 मेरी जेब में आ गया। ना भाई, कमेटी बढ़ाई थी, 2 आदमी थे, मैं बाहर जा रहा था, निकल गया था, रास्ते में उसने हाथ दिया, जानने वाला था और अच्छा रिस्पेक्टेबल था, बहुत अच्छा
इंडस्ट्रियल स्टेशन का प्रेसिडेंट था। मुझे हाथ दिया, मैं यहाँ से निकल ही रहा था, मैंने गाड़ी मोड़ी, साथ लेके आया, अंदर चाय पिलाई, वो लिफाफा, मैं कहा भाई ये जैन साहब मैं नहीं लेता, अब मैं तुम्हारे लिए गैर हो गया, तरह तरह की बातें करने लगा। मैंने पता नहीं मेरे दिल में भी आया, तो अंदर बेडरूम में था, मैंने सिरहाना उठाया और उसके नीचे रख दिया। कमेटी बनाई हुई थी, भाई जो भी देता है लेता है, खर्चा करे वही करे। मैंने कमेटी वालों का सिरहाने के नीचे एक लिफाफा जैन साहब दे गए, वो उठा लेना। उन्होंने जब सिरहाना उठाया तो नीचे कुछ नहीं, तो कोई उठा ले। कोई उठा लगे। और एक सज्जन मेरे हाथ में दे करके मेरे मुंह पे मार के चले गए। मैं तो तुझे भाई मानता था, तू आज मुझे गैर मानता है, ये है वो है। पहले आज के बाद नहीं आऊँगा। मुझे उसको मनाना पड़ा, उसके अलावा मैंने आज तक चंदा भी नहीं लिया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप शपथ उठाने के लिए भी तैयार हैं कि मैं गंगा जल ले सकता हूँ, हिंदू धर्म में क्या है। मैं तो कहा है रिश्वत का पैसा, हराम का पैसा, गौ मांस, इससे बड़ी बात तो नहीं। और करना क्या है, देखिए मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी मेरी डॉक्टर है, अमेरिका में सेटल्ड है, नॉट वरीड अबाउट हर कैरियर। एक बच्चे को अगर आप डॉक्टर बना देते हो तो उससे बड़ी बात तो नहीं। उसे बेटा मेरा इंजीनियर है, MBA की हुई है अमेरिका से, जॉनसन एंड जॉनसन में डायरेक्ट अंडर डिप्टी सेक्रेटरी भर्ती हुआ। मेरी भूपेंद्र की टकरार हुआ, भूपेंद्र मेरे लिए, मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता था, ये टांगड़ा था। मैंने बेटे को कहा बेटा तू छोड़ के आ, अगर मैं कॉलेज उसकी बक के फॉलो अप करता हूँ तो यहाँ तो बहुत बड़ा एरिया है और बहुत ज़्यादा मजदूरों की बस्ती है, इफेक्टिव एरिया। वो लोग आए, मैं ना मिलूँ, काम ना हो तो उनको तो लगेगा कि हमने इसको चुन के गलती की है। उन्होंने कहा पापा शनिचरवार है, आज छुट्टी है, सोमवार को सुबह इस्तीफा दे दूंगा और सोमवार को जो फ्लाइट होगी उसी में आ जाऊँगा। वो छोड़ गया, जो इस्तीफा दिया उसके चेयरमैन ने उसे बुलाया, क्यों? उसने कहा जी मेरे फादर को मेरी ज़रूरत है। तेरा फादर बुढ़ा आदमी होगा, आज है कल नहीं है, तू अपना कैरियर क्यों बिगाड़ता है? उन्होंने इतनी बात की, सर हैड यू बीन बोर्न इन इंडिया मे नॉट हैव डेयर्ड अटरिंग दीज वर्ड्स। ये मेरे हिंदुस्तान की तहजीब है कि भगवान का रूप है माँ बाप। तो मेरे बाप ने मुझे बुलाया, मैंने जाना। उन्होंने कहा और कोई नहीं चौधरी, एक काम कर, एक तो 3 महीने का जो तू नोटिस पे का चेक दे रहा है वापस ले ले, नहीं चाहिए। दूसरा मेरी तरफ से ऑफर है, जब तक मैं चेयरमैन हूँ, जब भी तेरा जी चाहे जॉनसन एंड जॉनसन में प्रमोशन पे तुम ले लो। वो लड़का यहाँ आते ही ने अपना एजुकेशन का काम शुरू किया, एजुकेशनिस्ट बन गया, यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप हो गया। ये मैं ख्याल 7-8 महीने साल हो गया। उसको कनाडा गवर्नमेंट ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने स्पेशल फंक्शन करके उसको ऑनर किया और उसे कैनेडियन एजुकेशनिस्ट के नाम से दिया। वो वहाँ सेटल हो गया, तो बढ़िया सेटल है। अच्छा उसको बीजेपी वाले भी गए कि तू आ जा, चौधरी तो नहीं आता, वो अब नहीं लड़ेगा तो तुम लड़ो। उसने कहा जी मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी। मेरी बेटी के पास गया, मैंने कहा मैं तो हैरान हूँ मेरा बाप कैसे जी रहा है। वो तो नफरत करते हैं लोगों से जो ऐसे हराम का काम, हराम का खाते हैं। तो बड़ा आराम से चलिए, आप हैरान हो गए, 74 रुपए में मैंने पहला चुनाव जीता। तुम्हारे साथ 74 रुपए 1982 का चुनाव, एक म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव। हाँ, एक रजिस्टर, एक घड़ा पानी के लिए वो शामिल। कुदरत ने दिया भी तो बहुत आपको। कोई बात सुनो, जब भी आप जीते तभी मंत्री बने, इतने दूसरी बात डिपार्टमेंट ये देखो मंत्री में क्या मिलता है। मैंने बल्कि एक बार कहा कैबिनेट मीटिंग में, मैं कहा आप गलती करते हो, आप करप्शन को फैलाते हो। जब एक आदमी 18 घंटे 20 घंटे काम करे, उसकी सोर्स ऑफ इनकम कोई हो भी तो ख़त्म हो जाए, आप उसे तनख्वाह कितनी देते हो? मिनिस्टर को तनख्वाह प्रॉपरली मिलनी चाहिए। अब तो ठीक ठाक है, अब दे दिया, पहले नहीं थी। आपके टाइम में नहीं थी, लेकिन ये हुड्डा के टाइम में ठीक ठाक हो गई थी। यही था। एक मेरा एक बड़ा सर्कल बड़ा है, अभी एम ब्लॉक है। अब जिसके घर से लाए हो मुझे, ये मेरे रिश्ते में भतीजा है। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं एस सी चौधरी जी के घर पे आया
तो ये गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम में और भजनों का आनंद ले रहे थे, मैं इनको बीच में उठा के लाया हूँ। गणेश जी पता नहीं मेरे से नाराज होंगे कि नहीं, खुश नहीं, होंगे, हैं? देखिए, मैं बीच में उठा लाया आपको आज। अगर आपने अपने शौक के लिए या मेरे शौक के लिए लाए होते तो उसका डर होता मुझे। सेवा की बात है, कोई ना कोई हो सकता है, कोई ऐसी बात आपकी कलम से आज की मीटिंग में निकल जाए जो हजारों का भला कर जाए, तो आप तो पुण्य कमा रहे हो। नहीं, ये पॉजिटिविटी आपकी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पूर्व मंत्री एसी चौधरी जी से, और व्यक्तिगत तौर पे एसी चौधरी जी से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने किसी बुजुर्ग से उनकी छाया में बैठकर बढ़िया बढ़िया बातें सुन रहा हूँ। और मंत्री और राजनीति से अलग भी इनकी जो संकल्प शक्ति आप देख सकते हैं कि एक चेन स्मोकर, पिछले 35 साल से उन्होंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया और अपना गंगा जल तक उठाने के लिए वो तैयार हैं कि उन्होंने कभी एक पैसे का करप्शन नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम एसी चौधरी जी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और फरीदाबाद में ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ, और पहली बार आते ही आपसे मुलाकात हुई है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सो मैं हमेशा इस मुलाकात बाकी एक बात है, इसको मैं और बता दूं जी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के मामले में मैंने बड़े सुधार किए थे। गरीब आदमी जो एक छोटा सा थैला लेकर के 500 या 1000 रुपए की किसी के लिए कुछ सामान लाता था, और यहाँ 1025 मिल जाते थे, या 500 के बजाय 520 मिल जाते थे, 20, 25, 30 रुपए की दिहाड़ी बनाने के लिए जाता था। मैंने कह दिया कोई आदमी ऐसे थैले वालों को चेक नहीं करेगा, कमाने दो उनको रोजी रोटी, सेटल होने दो, मैं उनको एजुकेट करूँगा। हुआ। उसके बाद ये हालत हो गई कि मैंने एक दिन बसों में थैले वाले आने बंद, गाड़ियों में आने वाले बंद, ट्रेन में आने शुरू हो गए। ये ट्रेन में बैठ गए स्टेशन पे टैक्सेशन वाले। करनाल स्टेशन पे मैं भी पहुंच गया टीम लेकर, आ जाओ, लाइन लग गई। 1 करोड़ से ज्यादा जुर्माना मैंने वसूल किया। अच्छा। सेशन चलना था उसी दिन सोमवार। फर्स्ट डे जो होता है वो आफ्टरनून में 2 बजे का होता है, उसके बाद फिर 9, 9:30 बजे शुरू होता है। पहला दिन था, मैंने किया, हाँ, हाथ झाड़ के अपना अफसरों को बकअप करके आ गया। अगले दिन अखबार में आया, टैक्सेशन डिपार्टमेंट वालों ने मोर्चा मार लिया, ये कर लिया। तो संपत सिंह जी उस वक्त हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ होते थे। संपत सिंह खड़ा हुआ, स्पीकर साहब। हाँ, संपत सिंह जी बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ लीडर ऑफ द हाउस से कि इतना करप्शन कि एक चेकिंग में करोड़ों रुपए की वसूली हो जाए, इसमें जब तक कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो आसानी से हो नहीं सकती। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें मंत्री का क्या रोल है। मैंने हाथ खड़ा किया, स्पीकर साहब ऑन ए पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। कहता हूँ तो मैं आपको दूंगा टाइम को। भजनलाल कह रुक जा भाई। स्पीकर साहब, जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो जाए सब बैठ जाते। मैं भी बैठ गया, संपत भी बैठ। भजनलाल ने कहा, स्पीकर साहब मैं अपने 90 का हाउस है, मेरे समेत 90 है, आप समेत 90। मैं 90 से माफ़ी मांगते हुए और पूरी कैबिनेट के कुलीगों से माफ़ी मांगते हुए हाउस में ये बात ऐलान कर रहा हूँ कि एसी चौधरी से ज़्यादा मेहनती और इससे ज़्यादा ईमानदार मेरे सारी हाउस में नहीं। हाँ, टेबल खड़कने लगे। मैं संपत सिंह एक बात बता, अपना वक्त याद आ गया, तू भी टैक्सेशन मिनिस्टर था। कहता यार मैंने ऐसा नहीं पूछा। स्पीकर साहब मेरी रिक्वेस्ट है। कहते क्या? कहता ये अब जो है ना मेरा क्वेश्चन जो है ना हटा दो, रिकॉर्ड से हटा। संपत सिंह ने आप हाथ जोड़ के हटवाया मेरे लिए। हाँ ये सर आए मेरे पास, सर इतना बड़ा ट्रिब्यूट हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं सुना। तेरा कुछ काम है बता। चमचागिरी किस बात की करता है? इवन चीफ सेक्रेटरी केम टू मी, जनाब इतना बड़ी तो
ट्रिब्यूट किसी को नहीं मिल सकती। मैं कहा यार अगर ये मिलेगा तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। अगर ये सब संपत जैसे सवाल करने वाले मेरे सर तक लादते रहोगे तो मैं भी कहीं नहीं रह जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा। तो भगवान की कृपा रही है मुझे। तो क्या अभी भी है 65,000 रुपये मेरा फैक्ट्री से किराया आ रहा है। अच्छा, मैं चलाता था ये हवाई चप्पल और वो। कब डाली अपनी फैक्ट्री? फैक्ट्री पहले से चल रही थी। अच्छा 77 से पहले। अच्छा। तो जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मैंने पार्टनरशिप कर ली, भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पार्टनर नहीं चला सके, फैक्ट्री बंद हो गई। नतीजा निकला कि वो मैंने बिल्डिंग किराए पे दे दी, 65,000 रुपये मुझे किराया। पेंशन भी आती है 3 बार के? अच्छा, पेंशन भी 1 लाख रुपए आ रही है। 1 लाख रुपए में से 50 से 60,000 रुपया मैं पब्लिक पे बांटता हूँ। एक कैंसर का पेशेंट है, उसको मेडिसिन सरकार से दिलवा दी, उसके खाने का खुराक का खर्चा 1,500 रुपये हर महीने देता हूँ। अच्छा, कई सारे लोगों में बांट देते हो इस तरीके से। कोई बच्चा है, एक बच्चा अभी लड़की है, उसको मैंने भेजा था, बहुत प्यारी बच्ची थी, दादू दादू करके आवाज़ लगाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो। तो मैंने उसको कहा बेटी तुझे मैं IAS बनाऊंगा। अच्छा। उसे कोचिंग में भेजा, कोचिंग में लड़की कोई थी नहीं IAS में। उन्होंने क्या किया कि मेडिकल ग्रुप में चली गई, वो कोचिंग में मेडिकल ग्रुप में पास हो गई। दादू दादू लड्डू खिलाओ। क्या हुआ बेटा? दादू मैं क्वालिफाई कर गई। मैं मारूंगा थप्पड़, नालायक, अभी तो IAS का इम्तिहान ही नहीं हुए थे, रिजल्ट कहाँ से आ गया? दादू मैं तो मेडिकल में चली गई थी, वहाँ लड़के थे, मुझे नहीं जचा। आज उसको मैं 20,000 रुपये महीना, 1,20,000 का हर 6 महीने बाद चेक देता हूँ। अच्छा। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 लड़के पढ़ते तो 3-4 थे, 2 क्वालिफाई कर गए हैं और नौकरियाँ कर रहे हैं। एक को तो 2 करोड़ का पैकेज भी मिल गया है और दूसरे को पता नहीं कितना मिला। वो तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। मेरी कोशिश ये है कि आधा पैसा बच्चों की शिक्षा पे लगाऊं, क्योंकि जिस वक्त मैं पढ़ता था मेरे पास किताब कापी भी नहीं थी, बस आपके तो मैं उनको कंपनसेट करके अपनी उस कमी को पूरा कर रहा हूँ। एक अभी TV में देखते होंगे आप, एक ऐड आती है कि भारत में 80 लाख लोग अंधे हैं, जिनमें 75% का इलाज हो सकता है। तो पहले वो लिखते थे कि 15,000 रुपये 1,500 रुपये दो महीने का। तो मैंने अब 2,000 कर लिया। एक आता है कि गांव के बारे में बच्चे दिखाते हैं, इतने इतने से बच्चे हैं, 3 साल का है, डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके लिए पैसे मांगते हैं। मैं उनके लिए भी भेज दिया, रेगुलर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इसको तो अकाउंट में से उनको भेज। तो मेरी कोशिश ये है कि 60% मेरा इन 2 जगह पे जाए। जो बच्चे लायक हैं और उनके पास पैसा नहीं है, उनको किताबें पहले लेके देता था। पीछे एक बच्चा आ गया, मेरा इम्तिहान लेना था या भगवान ने गाइड करना था, वो हेड प्रिंसिपल साथ आ गया, सर बच्चा तो बहुत लायक है। एक तो हमें बंद कर दिया है एडमिशन, दूसरा ये है कि पैसा इसके बाद ये किताब, दोनों काम मेरे। मैंने CM सेल में फ़ोन किया, उसको कह दो कि इसको 1 सीट बढ़ा ले, हो गई। दूसरा उसको मैंने किताबें के लिए मैंने कहा सामने बुक सेलर की दुकान है, हर किस्म की कोर्सेज किताबें मिलती। प्रिंसिपल साहब आप उसको लिस्ट दे दो और उसको कह दो कि वो सारी पैकेट बढ़ा के मेरे घर भेज देगा, पैसे मेरे से ले। मैंने उसको 40 या 45,000 रुपये दिए सारी किताबों के। कुदरत ने मेरे आंखें खोल ली थी, मैंने पैकेट खोल लिया। हुआ क्या कि पहले मेरे, आपने देखा मेरी मदर का फादर के लगे हुए हैं, मैं मातृ पितृ भक्त हूँ। जब मैंने ये बच्चों को किताबें देनी शुरू की तो मैंने एक रबर स्टैम्प बना ली और उस पर लगा देते हो। तो उसमें क्या करता था, किताब उसमें स्टैंप लगा देते थे। स्टैम्प लगाता कैसे था
ये किताब है, किताब के पेजेस को यूं कर यूं दिया, कर- खोल हाँ, फिर उससे पूरी पे से ऊपर कर दिया। जब आप छोड़ दोगे तो लगेगा नीली स्याही लगी हुई है, लेकिन जब यूं करोगे तो पढ़ सकते हो। मैंने लिख दिया भागवती करमचंद चैरिटेबल ट्रस्ट। मेरी माँ का नाम भी आ गया, मेरे बाप का भी। भाई साहब वो किताब खोली, उसमें किताब मेरी दी हुई किताबें आ गई। अच्छा, मैंने बोलो प्रिंसिपल को कहा, बुलाओ, अरेस्ट करूंगा इसको। कैसे आ गई किताबें वो उसमें? मैंने किसी को दी होंगी, हाँ, वही उल्टी आ गई। वो इसको बेच गए। अच्छा। अब 40,000 किताबें 20,000 में उसने ले ली। और वो करते ही आपको पता लग गया? वो मैंने यूं करते हो शायद देखता तो मुझे पता भी नहीं लगता। फिर वो माफी मांगने लगा, उसने फिर मुझे बताया, बहुत बुरा। उसके बाद फिर मैंने किताबें देनी बंद कर दी। और दान का दुरुपयोग हो रहा था। तो बुरी तरह से। अब देखो, मेरी वाइफ मुझसे 1,000 रुपए मांगती है तो मैं कहता हूँ 500 से काम चलेगा? 2 आदमी हैं हम, क्या दिक्कत है? कम से कम खर्चा करो। उसको भी हिसाब से दे रखा है, ये मेहमानों की चाय पानी के लिए ये तेरे पास 10,000 रुपये महीने का है, ये तेरे जो है मंदिर वगैरह में जहाँ जाती है ये 5,000। अब मैं होके आया हूँ ग्वालियर से और आगरा के बीच में, राजस्थान का एक टुकड़ा आता है, वहाँ हमारे गुरु महाराज का आश्रम है, आनंदपुर ट्रस्ट वालों का। अच्छा। मैं बहुत बीमार रहा हूँ, मेरे मन में आया कब ठीक हुआ। हाँ, मैंने 1 साल से बात चल रही है हमारी। हाँ। मैंने जब लास्ट बार किया था तब आप बीमार थे। अब मैं बहुत फिर करते बीमार, करते अब मुलाकात हो पाई। 35 किलो वजन कम हुआ मेरा। अब ठीक थे, पहले हेल्दी हाँ। थे। तो उस बार ये गुरु महाराज, पहले देखो ये फोटो मेरा लगा हो पुराना, तो गुरु महाराज के दर्शन करने आशीर्वाद लेने चला गया मैं। आने जाने में मेरे कम से कम 30-40 हज़ार रुपये लग गए, पर आई टेक इट एज ए फिट चार्ज। जब मेरे मालिक ने मुझे ये बख्त दिया है, यश दिया है, तो अगर मैं 4 पैसे उनके दिए हुए पैसों में से वहाँ लगाता हूँ, क्या बुराई।